लड़के ने मना कर दिया भाभी शादी के लिए, अब क्या होगा नैना का। मीनाक्षी ने अपनी भाभी नारायणी यानी नैना की माँ को एक और ले जाकर कहा, क्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसे कैसे मना कर दिया। कोई गलती हुई होगी तुमसे सुनने में। राहुल तो नैना से बहुत प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा। नारायणी की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। नहीं भाभी, मैंने खुद सुना है, भाई साहब को देखो जाकर, मीनाक्षी ने उन्हें संभालते हुए कहा। नारायणी तेजी से बाहर हॉल की ओर बढ़ गई। बैंकेट हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। वह अपने पति जगदीश को ढूंढती हुई इधर उधर देख रही थी। किसी ने बताया कि ऊपर हैं तो वह वहां पहुंची। कमरे में आकर वह सुन पड़ गई थी। बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इस समय मना ना करो, वह राहुल के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सॉरी अंकल, लेकिन ये फोटोज देखने के बाद मैं तो क्या, कोई भी आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, उसने फोटोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कुर्सी पर बिखरी हुई थी। मेरा बेटा ठीक कह रहा है शर्मा जी, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। अपनी बेटी को संभाल कर नहीं रख सके आप, और अब ऐसी चरित्रहीन लड़की हमारे पल्ले बांधना चाहते हैं। राहुल के पिता बहुत गुस्से में थे। ये तस्वीरें झूठी हैं, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। राहुल बेटा, तुम तो जानते हो नैना को, वो ऐसी नहीं है, वो तुम्हें हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने एक बार फिर उम्मीद से राहुल को समझाने की कोशिश की थी। किस किस को समझाएंगे शर्मा जी, और ये लड़का आपकी बेटी के साथ पढ़ता था, चक्कर चल गया होगा। आजकल तो ये फैशन बन गया है, और इस उम्र में कदम बहकते देर ही कितनी लगती है। अब उसी से ब्याह दो अपनी बेटी, कहीं ऐसा ना हो घर के रहो ना घाट के, राजमल पांडे ने जहरीले अंदाज में कहा। नारायणी जगदीश जी के पास आकर खड़ी हुई और कांपते हाथों से सामने कुर्सी पर पड़ी तस्वीरों को उठा लिया। इन तस्वीरों में नैना गीले कपड़ों में एक लड़के के साथ थी। वह उसके बहुत करीब थी। एक तस्वीर में वह लड़का नैना को अपनी बाहों में उठाए हुए था, तो दूसरी में उसका दुपट्टा उतार रहा था। तीसरी तस्वीर में उसके ऊपर झुका था। सब कुछ तबाह करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी थी। उनका सर चकरा गया और वो भरभरा कर ज़मीन पर बैठती चली गई। हम तुम पर तरस खाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें 20 लाख कैश देना होगा। पांडे जी, राहुल के पिता, एक बार फिर उनकी मिन्नत करने पर अकड़कर बोले थे, और राहुल ने घूरकर अपने पिता को देखा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। शादी तो दूर की बात थी, मगर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा समधी जी, रहम कीजिए मुझ पर। जगदीश जी रोते हुए पगड़ी उनके कदमों पर रखने लगे कि दो हाथों ने उनके हाथ से पगड़ी लेकर वापस उनके सर पर रख दी। नहीं पापा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे दहेज पिपासु लोगों के यहाँ बहू बनकर नहीं जाना। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, उसने भीगी आंखों से लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा। हाँ हाँ, जा रहे हैं, देखता हूँ मैं भी कौन करता है तुझसे शादी। राजमल पांडे गुस्से से चेयर से उठ खड़े हुए और बाहर जाने लगे। रुक जाइए समधी जी, आप बैठिए, एक बात बात कीजिए। जगदीश जी ने उनके पीछे जाते हुए मिन्नत सी की। अब आप अपनी बेटी को समझाइए, चलो राहुल। जगदीश जी, राहुल बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो। नैना, पापा आप। जगदीश जी, चुप हो जा नैना। शर्मा जी, अब ये शादी नहीं होगी। राजमल जी राहुल का हाथ पकड़कर वहां से निकल गए और उनके पीछे सारी बारात भी वापस हो गई। थोड़ी देर में ही हर तरफ शादी टूटने का पता चल गया था। बारात वापस चली गई थी। बाकी के लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि हुआ क्या है। ये सब क्या है नैना, क्या किया तूने, मुझे बताया तक नहीं। क्या है ये सब, कौन है ये लड़का। नारायणी ने उसके सामने फोटोज फेंकते हुए कहा। वो गुस्से और सदमे से बेहाल थी। नैना फोटोज देखकर सुन्न हो गई थी। उसने फटी फटी आंखों से माँ की ओर देखा, जिनकी आंखों में बेयकीनी और शक था। उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है मम्मी जैसे आप सोच रही हैं। मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वह शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। तो ये फोटोज झूठ हैं, गलत हैं, बोलना, चुप क्यों हैं। माँ ने उसे बुरी तरह झिंझोड़ दिया। उसने माँ की ओर भीगी आंखों से देखा, फिर बाप की ओर देखा, जो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठे थे कि जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो।
नैना को नहीं पता था कि वो अपने घर वालों की नज़रों में ऐसे गिर जाएगी। जो भरोसा जो मान उसने आज तक कमाया था वो इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा था, मम्मी फ़ोटोज़ झूठी नहीं, लेकिन इनसे जो आप समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं। बस बस नैना बस। मैं कोई कल पैदा हुई बच्ची नहीं हूँ कि तू मुझे बताएगी क्या सच है और क्या झूठ। सब समझती हूँ मैं। तुझ पे भरोसा किया था मैंने, सबकी नाराज़गी मोल लेकर सबसे लड़कर कॉलेज भेजा था। ये सिला दिया तूने मुझे मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का। ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। नारायणी जी बुरी तरह बिलक उठी थी। मम्मी मम्मी चुप हो जाइए प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? पापा आप ही कुछ कहिए ना। मम्मी क्या बोल रही हैं? वह उन्हें संभालते हुए बड़ी आस के साथ जगदीश जी की तरफ देख रही थी। क्या बोलूं बेटा, तूने कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? अब तो मरने के लायक ही रह गए हैं। जगदीश जी लम्हों में सदियों के बीमार हो गए थे। नहीं पापा ऐसा मत कहिए। आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। आपको बस इतना ही भरोसा था मुझ पर। नहीं पापा नहीं। आपकी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी देने में पीछे नहीं हटूंगी। वह ज़ारों कतार रोते हुए बोली, हम ये बात मान लेंगे क्योंकि तू हमारी बेटी है, लेकिन तू लोगों को क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे उन्हें? कौन मानेगा हमारी बात? क्या करेंगे अब हम? नारायणी जी रोते हुए बैठ गई। अब एक ही रास्ता है, उस लड़के से तेरी शादी इसी मंडप में हो जाए। जगदीश जी एक उम्मीद से बोले, नहीं पापा क्या कह रहे हैं आप? उससे शादी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने इतना घटिया काम किया उससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वह तड़प गई थी। तू नहीं हम मर जाएंगे अगर आज तेरी डोली नहीं उठी। वो शादी करेगा ना तुझसे। मम्मी क्या हो गया है आपको? आप ऐसा। बस नैना अब और नहीं। उसे फ़ोन कर बुला कि ब्याह कर ले जाए तुझे। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो नेहा के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। हमारे लिए बुला उसे। उन्होंने भीगी आंखों से मगर कड़क लहजे में कहा। मम्मी बेटी अब मेरी पगड़ी तेरे हाथ में है, चाहे रोन दे या सर का ताज बना दे। पापा ने पगड़ी उसके हाथ में रख दी थी। उसने भरी आंखों से माँ बाप को देखा और पापा के मोबाइल से एक नंबर डायल किया। हेलो। हाँ। वह जैसे लाश बन गई थी। मुझसे शादी करोगे? अभी। शिरोमणि बैंकट इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहकर फ़ोन काट दिया। जगदीश जी और नारायणी जी जैसे एक उम्मीद के इंतज़ार में थे। नैना को नेहा ले गई थी। इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये कोई नहीं जानता था। वह चुप हो गई थी। तमाम लफ्ज़ कहीं दम तोड़ गए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद 2 लड़के और एक लड़की गाड़ी में वहाँ आए। एक लड़के ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसका लंबा कद और सुर्ख सफ़ेद चेहरा उसे सबसे अलग बना रहा था। वहीं ब्लैक सूट पहने लड़के के साथ ग्रीन कलर की साड़ी पहने खूबसूरत सी लड़की उसकी पत्नी थी। जगदीश जी और नारायणी जी उन लोगों से बात करने लगे। नैना की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। वह बाहर से तो शांत थी मगर उसके अंदर जो उथल पुथल चल रही थी उसने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। राहुल से 3 साल का रिश्ता एक पल में कैसे भुला दे? अने ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। मम्मी पापा उस पर आज विश्वास नहीं कर रहे थे। उसे अने से कोई प्यार नहीं था और ना ही उसका कोई रिश्ता रहा था अने से। उसकी राहुल से सगाई 3 साल से थी। वह उससे प्यार तो नहीं करती थी लेकिन उससे नेचुरली एक जुड़ाव सा हो गया था कि हमेशा से यही डिसाइडेड था कि वह उसी से शादी करेगी। मगर आज वह राहुल के होते हुए भी किसी और के साथ। वह अने से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन आज अपनी खुद की ज़िंदगी भी उसके अपने हाथ में नहीं थी। राहुल ने उसे ऐसे वक्त में तन्हा किया था जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे इंसान की जो उस पर भरोसा करे। नेहा को उसकी हालत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। वह उसका मेकअप ठीक कर रही थी जो उसने रोकर बिगाड़ लिया था। दीदी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमारा बुरा कभी नहीं करते। इसमें भी कोई अच्छाई ही छुपी होगी। मम्मी पापा अभी बहुत परेशान हैं। आप उनकी बातों को दिल पर मत लो। आप खुद को संभालो दीदी, कुछ तो बोलो। नेहा उसे समझाते हुए बोली जो बिल्कुल खामोश थी। वह फिर भी कुछ ना बोली और पत्थर की तरह बैठी रही। अरे नेहा, तेरे ये जीजा तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। माय गॉड,
हीरो जैसी पर्सनैलिटी है, मेरी शादी करा दे यार इससे। राहुल तो इसके सामने कुछ भी नहीं। मनीषा जो नेहा की फ्रेंड थी उससे लिपट कर कह रही थी। फिर उसने नैना की ओर देखा और झेंप कर चुप हो गई। हीरो की तरह दिखता है और काम विलेन के करता है। नफरत है मुझे तुझसे अनय, और तुम्हें सिर्फ मेरी नफरत ही मिलेगी। नैना ने दिल ही दिल में जैसे पक्का किया था। चलो बच्चों तुम नीचे जाओ, मैं नैना को लेकर आती हूँ। नारायणी ने अंदर आते हुए उन दोनों से कहा और उनके जाने के बाद नैना के पास आ गई। नैना, जो भी हुआ है उसका असर इस शादी पर मत पड़ने देना। तुझे इस शादी को निभाना है, उस लड़के का बड़प्पन है। कितना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अपना रहा है। उन्होंने उसका दुपट्टा ठीक करते हुए सपाट लहजे में कहा। नैना ने उन्हें एक नज़र देखा। क्या कुछ ना होता उस नज़र में। अफसोस, दर्द, घायल आत्मसम्मान, टूटे हुए विश्वास की चुभती कीड़चें। लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे। वह बस देख रही थी कि एक पल में कैसे रिश्ते पराये हो जाते हैं। नारायणी एक पल को पिघली थी, लेकिन फिर नैना को लेकर मंडप में आ गई। दो बेटियां ही तो थी उन दोनों की सारी दुनिया, जिनमें से आज एक विदा हो जानी थी। नैना पर से उनका भरोसा डोल गया था। वह जानती थी कि वह दुखी है, परेशान है, लेकिन अगर आज वह कमज़ोर हो जाती तो शायद फिर नैना के साथ साथ नेहा का भी भविष्य खतरे में डाल देती। अनय उन्हें अच्छा लगा था नैना के लिए। फिर आज अगर उसकी डोली ना उठती तो शायद फिर कभी ना उठती। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। कुछ लोग नैना की किस्मत को सराह रहे थे कि अनय जैसा लड़का उसे अचानक से अपने हमसफ़र के रूप में मिल गया था, और कुछ बस ये कयास लगा रहे थे कि ये सब क्यों हुआ। और नैना खुद, उसे तो होश ही नहीं था। किसी रोबोट की तरह वह सारी रस्में निभा रही थी। कब वरमाला हुई, कब फेरे, और कब सिंदूर और मंगलसूत्र उसका किस्मत बना, उसे खबर नहीं थी। विदाई पर भी वह रो नहीं पाई थी। अनय के साथ उसके भैया रोमेश और भाभी रीना थे। मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी। हारकर पापा ने उन तीनों को ही भेज दिया था। जब वे नैना के साथ आए तो मम्मी ने उनकी आरती खुद की थी। हालांकि वह खुश नहीं थी, लेकिन अनय इकलौता बेटा था उनका, तो अनमने ढंग से ही सही उन्होंने नैना को आशीर्वाद दिया था। अनय के बड़े पापा के बेटे रोमेश ने अपनी पत्नी रीना को नैना को अनय के कमरे में ले जाने का इशारा किया था। वह नैना को लेकर अनय के कमरे में आई थी। आज से ये कमरा अनय के साथ साथ तुम्हारा भी है नैना। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। अभी चाची जी थोड़ा अपसेट हैं। उनका इकलौता बेटा है अनय, उन्हें ही क्या हम सभी को बड़ा अरमान था उसकी शादी का, मगर इस तरह से शादी हुई कि एकता अनय की बहन को भी नहीं पता चल पाया। मगर चाची जी कुछ कहें तो प्लीज़ माइंड मत करना, उसने नैना का हाथ थाम कर कहा। नैना ने कुछ नहीं कहा, वह बस सर झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अनय को भेजती हूँ। उसकी खामोशी से रीना को घबराहट सी हुई थी। उसने कहा और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नैना ने सर उठाकर देखा। उसका कमरा काफ़ी शानदार था। बगैर किसी तैयारी के भी वह सराहने लायक था। मगर इस वक्त उसके अंदर शोले देख रहे थे। ये कमरा उसे नरक जैसा नज़र आ रहा था। ये दुल्हन का जोड़ा उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। उसके रुके हुए आंसू बह निकले थे। वह मानसिक तौर पर इतनी थक चुकी थी कि उसके अंदर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह बस खामोशी से बेड की बेक से सर टिकाकर आंखें बंद कर गई। आंसू खामोशी से उसके गालों पर बहने लगे। अनय मम्मी से बात करने के बाद कमरे में आया तो वह बेड पर एक कोने में सर टिकाकर सो गई थी। उसने धीरे से रूम लॉक किया और उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगा। लाइट ऑरेंज एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। बंद लंबी काली पलकें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। माथे पर मांग टीके के नीचे चमकती बिंदिया, गेहुआ दमकता चेहरा, चमचमाती नथ और कानों में झूलते झुमके उसके रूप को और भी हसीन बना गए थे। नींद में हिलने से दुपट्टा ढलक गया था। जाने उसकी निगाहों की तपिश थी या कुछ और। वह हड़बड़ाकर उठी थी और अनय को अपने सामने पाकर वह नर्वस हो गई थी। ये लम्हे बहुत अजीब थे। वह उससे नफरत करती थी। उसके कारण उसकी शादी टूटी थी
उसने अपने माता पिता का विश्वास खोया, लेकिन इस वक्त जब वह सोचकर बैठी थी कि उसे क्या कुछ बोलेगी, उसके शब्द कहीं गुम हो गए थे। लेकिन जो भी हो, वह अपने आप को उसे नहीं सौंपेगी। अभी वह सर झुकाए अपनी सोचों में ही गुम थी कि अनय ने उसके सर से घूंघट हटा दिया था। नैना घबराकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो गई? अनय मोहब्बत के अंदाज में उसके करीब आते हुए बोला। दूर रहिए आप मुझसे। नैना पीछे हटते हुए बोली। उसका लहजा कड़वा था। दूर रहने के लिए शादी नहीं की है स्वीट हार्ट। वह उसके और पास आकर धीरे से मदहोश लहजे में बोला। उसकी मदहोश सी आवाज़ नैना को परेशान करने लगी। नैना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह सब आपने ही किया है। बोलिए, क्या किया है? अने मुस्कुराते हुए बोला। नैना, शादी तुड़वाना, ये काम आपका ही था ना? वेल यस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता था। आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी। अने को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं था। नैना के तन बदन में शोले दहक उठे थे। नैना से उसकी सारी उम्र का मान छीन कर भी अने कितने सुकून में था। आप क्या समझते हैं खुद को? अगर ये सोचते हैं कि ये सब करके आप मुझे हासिल कर लेंगे तो गलत सोचते हैं। राहुल को मेरी ज़िंदगी से निकालने से आपके लिए जगह नहीं बनेगी, जहरीले अंदाज में नैना ने कहा। और अने जैसे सुलग उठा था उसके होठों पे राहुल के नाम से। उसने नैना की कलाई पकड़ी और उसकी जाने कितनी चूड़ियों के टुकड़े नीचे गिरे थे। अने ने नैना को अपने करीब कर लिया। नैना ने उसकी गिरफ्त से छूटने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वह 6 फुट लंबा सेहतमंद इंसान उसके मजबूत बाजुओं से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन था। चंद लम्हे बाद अने ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। उसकी इस हरकत से नैना सख्ते में आ गई थी। ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। गुस्से और शर्म से चेहरा कानों तक लाल हो गया, मानो पूरे जिस्म का खून चेहरे पर आ गया हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और राहुल जैसे लालची इंसान को मुझसे कंपेयर कर रही हो तुम। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है और मैं किसी और का नाम एज माई पोजिशन तुम्हारे होठों पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। आने उसे वार्न करते हुए बोला। तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? नैना तो होश खो बैठी थी अपने। करो करो ना, रुक क्यों गए? नैना फूट फूट कर रो पड़ी थी। आज उसने अपना आपा खोया था। दिल और आत्मा के जख्म इतने गहरे थे कि वह अपने हवासों में नहीं थी। अनय ने उससे चाहत का इजहार किया था और उसके इनकार करने पर धमकी भी दी थी कि वह किसी और से उसकी शादी नहीं होने देगा। लेकिन वह उसे ऐसे बदनाम करेगा, यह उसने सोचा नहीं था। माँ बाप की नज़रों में झलकता शक उसे रह रहकर याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर से उसे छीला जा रहा है। वाट आर यू इन योर सेंसेस? क्या बकवास कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती? आई लव यू एंड यू थिंक। ओ गॉड। नैना नैना बेहोश होकर नीचे गिरी थी। शायद मानसिक दबाव बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसे बेहोश गिरा देखकर अने की सारी हीरोगिरी निकल गई थी। अने ने उसे उठाकर बेड पर लेटाया। गिरने से उसके माथे पर चोट आई थी, पर खून नहीं निकल रहा था। लेकिन उसके हाथ में खून कहाँ से लगा, ये देखने के लिए निगाहें घुमाई तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ गया। उसकी कलाई में चूड़ियों के टुकड़े थे। वह तेजी से कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। उसने बड़ी सावधानी से उन टुकड़ों को निकाला और अच्छे से चेक करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से ड्रेसिंग कर दी। उसका सिर अपनी गोद में रखकर वह धीरे धीरे उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आया। अने परेशान हो गया था। अने ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे डाले तो उसने कसमसाकर आंखें खोल दी। कुछ पल उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर महसूस हुआ कि अने उसे अपनी बाहों में लिए बैठा है। वह उठने लगी, लेकिन अने ने उसे उठने नहीं दिया। आई एम सॉरी नैना, प्लीज़ बैठो प्लीज़। आप छोड़िए मुझे। उसकी आवाज़ धीमी थी, सारी ताकत जैसे ख़त्म हो चुकी थी। वे दोनों बेड पर बैठे हुए थे। नैना, जो हो चुका है उसे ना तो तुम बदल सकती हो और मैं तो बदलना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि चाहे तुम मुझे गलत समझो या सही, आई लव यू और तुम्हें पाने के लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता। अभी जो
तुम्हें किस किया वह बस हो गया। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसा बिना तुम्हारी मर्जी के ना हो। वह उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला, एक बात और है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। हमारे बीच इस कमरे में क्या है, वह हम दोनों के बीच ही रहे तो। इट्स टोटली योर चॉइस। नैना ने एक नज़र उसे देखा और उसके कानों में माँ के कहे अल्फाज गूंजने लगे कि उसे इस शादी को निभाना ही होगा। ये अनेकी महानता है कि वो उसे अपना रहा है। उसके अंदर लावा सा पकने लगा था, मगर वह धीरे से सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। सर चोट लगने से भारी हो रहा था। ड्रेसिंग के सामने बैठकर उसने ज्वेलरी से खुद को आज़ाद किया और अटैच्ड वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसने गौर किया था कि उसके हाथ पर ड्रेसिंग है और माथे पर भी मरहम लगा है, तो वह जुल्म करके मलहम लगाकर खुद को महान दिखाना चाहता था। उसने सर झटका और दुपट्टा हटाने लगी। बाहर आए तो सादा पिंक सूट पहने हुए थी। ज्वेलरी के नाम पर नाक में नोज पिन के अलावा और कुछ नहीं पहना था और हाथों में चूड़ियाँ थी। लंबे काले बाल खुले थे। चेहरे पर अभी भी मेकअप का जादू जगा था। वह उसके पास सोना नहीं चाहती थी, इसलिए सोफे पर सोने के इरादे से ब्लैंकेट देखने लगी, लेकिन वहाँ एक ही ब्लैंकेट था। हम जब तक चाहेंगे एक कमरे में एक बिस्तर पर एक ब्लैंकेट में भी फासला मेंटेन रख सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे तो अलग सोने से भी कुछ नहीं होगा। अने की बात सुनकर वह चंद लम्हों के लिए खड़ी रह गई। अने आंखें बंद किए लेटा था, मगर वह जानती थी कि उसका सारा ध्यान उसी पर था। उसने सीने में अटकी सांस को बाहर किया और बेड की तरफ बढ़ गई। नैना को दिल से अपना लो लक्ष्मी, तुम्हारे बेटा का प्यार है वह। ऐसा ना हो कि उसे परेशान करने के चक्कर में बेटे को भी खो बैठो। राजेश्वर जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? आपके कहने पर आने की खुशी के लिए मैंने उसे अपना लिया है, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए मुझसे। लक्ष्मी जी ने अपने पति की तरफ देखकर कहा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम जानती हो लक्ष्मी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। नैना अनेकी पसंद है तो इसकी सज़ा उस लड़की को क्यों? अगर उसकी गलती है तो गलती तुम्हारे बेटे की भी है, मगर तुम उसे कुछ नहीं कहोगी क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है और नैना तुम्हारी बहू। वो मेरी बहू नहीं है। आप मुझे कुछ मत कहिए अभी। उनका चेहरा तमतमा गया था। उनका एक छोटा सा समृद्ध परिवार था। माँ बाप के बाद दोनों भाइयों रामेश्वर और राजेश्वर ने परिवार को सहेज कर रखा था, जिसमें उन दोनों की पत्नियां मैथिली और लक्ष्मी ने हमेशा उनका साथ दिया था। रामेश्वर के दो बेटे रोमेश और सोमेश थे, जिनकी पत्नियां रीना और माहिरा थी। माहिरा के भाई की सगाई थी, जिस कारण रामेश्वर मैथिली और रोमेश माहिरा के साथ उनके घर गए हुए थे। राजेश्वर की बड़ी बेटी एकता की शादी भी हो चुकी थी। वह अपने पति नीरज और 2 साल के बेटे अंजल के साथ बेंगलोर में थी। अने की ऐसे अचानक शादी में कोई शामिल नहीं हो पाया था। लक्ष्मी जी के मन में नैना की छवि एक ऐसी चालबाज लड़की की बन चुकी थी, जिसने उसके सीधे साधे बेटे को फंसा लिया था। अपनी बहू को लेकर उनकी कल्पना एक गोरी सुंदर सर्वगुण संपन्न लड़की की थी, और नैना का गेहुआ रंग उस कल्पना पर खरा नहीं उतरता था। रही सही कसर शादी के तरीके ने पूरी कर दी थी। अने उनका इकलौता समझदार बेटा था, जिसने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी और उनसे पूछकर ना सही मगर उन्हें बताकर सब काम जरूर किए थे। और आज वही बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला खुद कर बैठा था। इस सब के लिए जिम्मेदार अगर कोई था तो वो थी नैना, और वह मन ही मन उसके अवगुण सबके सामने लाने का मन बना चुकी थी। मैं उसे कोई परेशान नहीं कर रही हूँ। पहली रसोई है उसकी, शाम तक सब आ जाएंगे, इसलिए सभी का खाना बनवा रही हूँ। उन्होंने खाने की लिस्ट तैयार करते हुए खुद को नॉर्मल किया। जी मम्मी जी, आपने बुलाया था? दरवाज़ा नॉक करते हुए नैना ने पूछा। उन्होंने उस पर उचटती सी नज़र डाली। ग्रीन कलर की साड़ी पहने वह सोबर से लुक में थी। कानों में गोल्ड के छोटे छोटे टॉप्स और गले में मंगलसूत्र पहने ढीले से जुड़े में बालों की एक लट उसके चेहरे को छू रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर उनकी वह नज़र थमसी गई थी, मगर फिर वह संभल गई। आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। यह लिस्ट है शाम के खाने की। खाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। कुछ पूछना हो तो रीना से पूछ लेना। और हम लोगों के अलावा 4 और सदस्य हैं घर में, जो शाम तक आ जाएंगे। हम लोग 8:30 बजे खाना खाते हैं। उन्होंने लिस्ट उसे पकड़ा दी थी। उसने चुपचाप लिस्ट ले ली।
उनके बोलने के अंदाज और लहजे ने उसे बता दिया था कि आगे का सफ़र मुश्किल होने वाला है। ऐसा नहीं था कि घर में नौकर नहीं थे, लेकिन आज परीक्षा बहू की थी। शाम में सभी लोगों से मिलने के बाद वह किचन में चली गई थी और फिर 8:15 बजे खाना टेबल पर लगाकर उसने सबको खाने के लिए बुलाया। लक्ष्मी जी देखकर मन ही मन हैरान और परेशान हो गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ समय पर बना लेगी, लेकिन मन की तसल्ली के लिए उन्होंने सब कुछ चेक किया। छोले, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, वेज बिरयानी, रायता, पूरी, सलाद, खीर, सभी चीज़ें मौजूद थी। सभी को खाना पसंद आया था और राजेश्वर और रामेश्वर जी ने तो दिल खोलकर तारीफ भी की थी। मगर लक्ष्मी जी का मूड देखकर और किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। रात को किचन की सफाई करने के बाद वह रूम में गई तो अने लैपटॉप पर काम कर रहा था। खाना अच्छा बना लेती हो तुम, मुझे नहीं पता था। जो लड़की पढ़ाई में इतनी अच्छी थी वह इतनी अच्छी कुक भी हो सकती है। अने उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वह थकी थकी लग रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी उस पर जच रही थी। जूड़े से बालों की कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे को और भी हसीन कर गई थी। नैना ने अजय को कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र उसे देखा और बेड पर एक साइड में कंबल लेकर लेट गई। थकावट की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अने जब काम ख़त्म करके बेड पर आया तो वह सो चुकी थी। सोते हुए वह और भी मासूम और खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसी उसे उस दिन लगी थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। वह उसे निहारते हुए पुरानी यादों में खो गया था। ये कौन है? अने ने अजीत से उस सादी सी सांवली सी लड़की की ओर आंखों से इशारा करते हुए पूछा था, जो स्काई ब्लू चूड़ीदार पहने हुए एक तरफ बैठी किताब में गुम थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें से चंद लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। ये अपने ही डिपार्टमेंट में है यार, तूने देखा नहीं क्योंकि तू लड़कियों को देखता नहीं है और वह बाकी लड़कियों की तरह तेरे पीछे नहीं आई, असद ने जवाब दिया, जबकि अजीत अने को देखकर मुस्कुरा रहा था। वे तीनों भी और बहुत से स्टूडेंट्स की तरह ग्राउंड में बैठे हुए थे। आज एक लेक्चरर के ना आने से पीरियड फ्री था और एमबीए के स्टूडेंट्स धूप इंजॉय कर रहे थे। अने, अजीत और असद फ्रेंड्स थे। इन तीनों की दोस्ती में और कोई अलाउड नहीं था। अजीत की एंगेजमेंट हो चुकी थी, असद की भी गर्लफ्रेंड थी, बस अने था जो अभी तक सिंगल था। तुम क्यों हंस रहे हो? आज से पहले तो किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा तूने, अजीत ने आंख मारते हुए कहा। नॉट लाइक डेट यार, एक्चुअली शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। अने ने उसे घूरा। डिफरेंट तो नताशा भी है, वह भी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। तेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ा उसने, उसे तो तू देखता तक नहीं, अजीत हंसते हुए बोला। नताशा वहाँ की सबसे खूबसूरत, स्मार्ट और बोल्ड लड़की थी। काफ़ी अमीर और नक्शड़ी भी थी, बस अने के लिए पागल थी, लेकिन वह उसे ज़रा भी लिफ्ट नहीं देता था। छोड़ यार, सर दर्द होने लगता है उसे सोचकर तो। अने उकता गया था। किसे सोचकर सर दर्द हो रहा है? नताशा रेड टॉप और ब्लैक जीन्स में सामने खड़ी थी। उसका गोरा रंग मेकअप से और चमक रहा था। कंधों पर खूबसूरती से कटे हुए बाल लहरा रहे थे। अने ने एक नज़र उसे देखा और ना चाहते हुए भी उसकी निगाह फिर उस लड़की पर चली गई थी। उसके चेहरे पर मेकअप का नाम भी नहीं था। आसपास से बेखबर वह खुद में मगन थी। जाने क्या कशिश थी उसमें कि अने की नज़रें उसी पर जमकर रह गई थी। नैना नाम है उस बहन जी का, स्कॉलरशिप पर आई है। अदरवाइज़ यहाँ पढ़ने की औकात नहीं है उसकी, ना पहनने का ढंग है ना बात करने का, इसीलिए अकेले रहती है, लेकिन ज्ञान बांटना हॉबी है उसकी। नताशा को आग लग गई थी अने को उसकी ओर देखता हुआ पाकर। लेट्स गो गाइस, क्लास का टाइम हो रहा है। और हाँ नताशा, बेकार लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है कि अकेले रहा जाए, अने खड़ा होते हुए बोला। नताशा की जलती हुई आंखें उस पर जा टिकी, जो इन सब बातों से अनजान अपनी बुक बंद करके बैग में रख रही थी। नताशा की नज़रों में वह खटक चुकी थी। इसके बाद तो अने की नज़रें अक्सर नैना का ही पीछा करती थी। वह उसे तकता था, जबकि नैना इन सब से बेखबर थी। वह ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके पापा की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी,
मम्मी हाउसवाइफ थी। उसके अलावा एक छोटी बहन भी थी जो ग्रेजुएशन में थी। मम्मी पापा को सबने मना किया था कि उसे आगे ना पढ़ाएं, लेकिन उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए पापा ने उसे पढ़ने से कभी नहीं रोका और उसने भी कभी उनका सर झुके ऐसा कोई काम नहीं किया। वह अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी तो उसकी दोस्ती के हाथ भी बढ़े, लेकिन उसने बस उन सबको हाय हेलो तक ही सीमित रखा। अने और नैना दोनों इस बात से बेखबर थे कि अने का नैना की ओर झुकाव नताशा की आंखों में एक ऐसी जलन भर रहा था जिसमें वह नैना को भस्म कर डालना चाहती थी। नताशा बेहद खूबसूरत थी। उसका गुलाबी चेहरा किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखता था। उसकी नज़रें किसी को भी अपना बना सकती थी, मगर उसकी नज़रें अने पर आ टिकी थी, जिसका उसे इग्नोर करना उसे अपनी ईगो पर चोट महसूस हुआ था और फिर उसे पाना उसकी जिद बन गया, जिसे वो गुजरते वक्त के साथ प्यार नाम दे बैठी। नताशा के हिसाब से अने तो सिर्फ उसका था। बस यही चीज़ उसे नैना को अने की नज़रों से दूर करने पर मजबूर करने लगी थी। लड़की कोई भी हो अपनी ओर उठती नज़रों को महसूस कर लेती है। नैना भी महसूस करने लगी थी कि वह अने की नज़रों में थी। एक दो बार बाकी सबके साथ उससे भी हाय हेलो हुई थी, लेकिन वह अब उससे जानबूझकर टकरा जाता था। कभी लाइब्रेरी में तो कभी ग्राउंड में या कभी क्लास में उसके पास आ बैठता। अने ने कभी उससे बकवास नहीं की थी, इसलिए वह उसे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन कभी उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की। मगर उसे कहाँ मालूम था कि उसका यही लिया दिया अंदाज अने को और भी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। हेलो, कैसी हैं आप? अने उसे ग्राउंड में बैठा देखकर उसके पास चला आया था। हेलो, मैं ठीक हूँ। कोई काम था आपको? नैना का उसका इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और जिस मुश्किल से गुजरकर वह यहाँ तक पहुँची थी, अब अपनी सारी मेहनत को वह बेकार नहीं करना चाहती थी। नहीं, काम तो कोई नहीं था, लेकिन क्या बिना काम के आपसे बात करना बैन है? अने ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। वह बहुत नफे-तुले अंदाज में जवाब दे रही थी कि उसे कोई सॉफ्ट सिग्नल ना मिले। अने ने उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखा। आज वह ब्लैक जीन्स पर रेड कुर्ती और ब्लैक स्टोल लिए हुई थी। नैना वह पहली लड़की थी जो अने की आंखों से होकर उसके दिल पर दस्तक दे चुकी थी, जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में वह अपना अक्स देखना चाहता था। वह एक ऐसी बंद किताब की तरह थी जिसे पढ़ने का हक सिर्फ वह हासिल करना चाहता था, लेकिन नैना जैसे खुद तक आने के सारे दर बंद करने पर तुली थी और इधर अने को जिद थी कि वह उस तक पहुंचकर ही रहेगा। नैना, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? वह किसी तरह उसके साथ रहना चाहता था। नहीं, उसका जवाब स्पॉन्टेनियस था। क्यों? लेकिन वह बिना जवाब दिए उठने लगी कि अने के सवाल उसे कुछ और ही लग रहे थे और यहाँ तमाशा बनना उसे गवारा नहीं था। आप मुझसे भाग रही हैं, लेकिन क्यों? हम साथ पढ़ते हैं तो दोस्त तो बन ही सकते हैं, इसमें गलत क्या है? वह हैरान सा खड़ा हो गया था। देखिए अने, आप साथ ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन मैं किसी की दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मुझे नैरो माइंड कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। आप प्लीज़ आगे से ऐसी बातें ना करें, उसने कहा और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। नैना, तुम मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। वह गुनगुनाते हुए उसके जाने के बाद कैंटीन की ओर बढ़ गया था। नैना उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। अने से दूर रहो तुम। वह लाइब्रेरी से निकली ही थी कि नताशा की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा तो क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट में नताशा उसके सामने खड़ी थी। उसके शोल्डर कट बाल लहरा रहे थे, गोरा रंग चमक रहा था, मगर जो बात उसे अजीब लगी वो थी उसकी आंखों से झांकती नफरत। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी नताशा से बात भी की हो, मगर आज उसका इस तरह रोकना उसे हैरान कर गया। नैना, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? ये भोली और नासमझ बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को उसे इग्नोर करने का नाटक करके अपने पीछे दौड़ाना चाहती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नताशा जैसे उसे नज़रों से ही ख़त्म कर देना चाहती थी। नैना उसके रिएक्शन पर धीरे से मुस्कुरा दी थी, जिस पर वह और भी जल गई। नताशा,
आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं किसी को अपने पीछे नहीं दौड़ा रही हूँ और ना ही कोई नाटक कर रही हूँ। मुझे अने में ना कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही आज कोई इंटरेस्ट है। तुम्हारा अने तुम्हें ही मुबारक, और हाँ, संभाल कर रखना उसे, उसने बड़े आराम से कहा। अपने ये पैंतरे मुझ पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से अने बेवकूफ़ बन सकता है, मैं नहीं। आइंदा तुम मुझे उसके आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। अरे रे, आराम से, कहीं तुम्हारी नाजुक कलाई और उंगली में फ्रैक्चर ना हो जाए। और हाँ, मुझे ये धमकी देना बंद करो। मुझे सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। और रही बात आसपास नज़र आने की, तो वो तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो मेरे आसपास नज़र ना आए। उसने उसे जवाब दिया और तेज कदमों से चलती हुई कॉलेज से बाहर निकल गई। नताशा अंदर ही अंदर उसके तेवर पर बल खाकर रह गई थी, मगर कहीं ना कहीं उसे इस बात की तसल्ली भी हो गई थी कि वह अने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे ही आंखों में 1 साल कब गुजरा उसे पता ही नहीं चला। अब जब कॉलेज ऑफ था तो वह नैना को बहुत मिस कर रहा था। उसे देखने की निगाह को ऐसी आदत हो गई थी कि अब जब वो उसे देख नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी थी। और उसने वो सोच लिया था कि वह जल्दी ही उसे प्रपोज करेगा। अभी तक तो वह दिल की बात जानती ही नहीं थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए अने? चलो रेडी हो जाओ। नताशा का भी फ़ोन आया था, उसे भी साथ लेकर जाना। मम्मी ने उसे ऐसे ही बैठे देखकर कहा। एक के बेटे की शादी थी और उसे पापा ने वहाँ जाने के लिए बोला था। वह अनमने ढंग से उठा था। नताशा ब्लू कलर की साड़ी में चमक रही थी। अने के माथे पर उसे देखकर बल पड़ गए थे। डीप गले के स्लीवलेस और बैकलेस ब्लैक कलर के ब्लाउज पर ब्लू साड़ी कुछ इस तरीके से पहनी थी उसने कि उसकी पतली कमर खासा नजर आ रही थी। अने ने अपनी नज़रें घुमा ली थी। उसे अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसीलिए वह नताशा के साथ नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह उसे रिझाने के लिए हदें भी क्रॉस करने के लिए तैयार रहती थी। और वह जितना ऐसी हरकतें करती थी, अने उतना ही उससे दूर हो जाता था। इस वक्त भी उसका नज़ारा देता हुस्न उसे उसकी तरफ देखने को मजबूर नहीं कर पाया था। बावजूद इसके वह सारे रास्ते चहकती रही थी। अने यहाँ खासा बोर हो रहा था। नताशा उसका मूड ऑफ देखकर पार्टी इंजॉय करने लगी थी, क्योंकि वह अपनी तैयारी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तभी अने को अचानक नैना दिखाई दी। अने को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह लगी इतनी खूबसूरत रही थी। उसने रेड एंड ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। हल्के से मेकअप ने उसको सादा से हसीन चेहरे को और दमका दिया था। वह अपने साथ वाली लड़की को कुछ कहते हुए खड़ी हो गई और वॉशरूम की ओर चली गई। अने, जो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं था, दिल ही दिल में पापा को थैंक्स कहने लगा। अने, बहुत अच्छी लग रही हो। नैना उसे देखकर हैरान रह गई थी। नैना, आप यहाँ क्या? आई मीन कैसे? अने, दिल को दिल से राह होती है। तुम्हारी याद आ रही थी और देख लो, तुम मिल गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने अपनी चमकती ब्राउन आंखें उसके चेहरे पर जमाई हुई थी। नैना, वाट? क्या बोले जा रहे हैं आप? आर यू ड्रंक? नैना को उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। अने, मैं ड्रिंक नहीं करता नैना, ये तो बस तुम्हें देखने का असर है। वह इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। वह हैरान भी थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था उसके इस तरह रास्ता रोकने पर। यह थोड़ी सुनसान सी जगह ज़रूर थी, लेकिन अगर कोई उसे वहाँ ऐसे आने के साथ देख लेता तो क्या समझता। वाट एवर, नैना जाने लगी थी। नैना, अने ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अने को इससे बेहतर वक्त नहीं लगा था उसे बताने के लिए। सुनते ही नैना के होश उड़ गए थे। कानों में जैसे सीटियां बज रही थी। वह सुन होते दिमाग के साथ आंखें फाड़े उसे देख रही थी। नैना, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। थोड़े से होश काबू में आते ही उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मुझे पता नहीं कब तुमसे प्यार हो गया, लेकिन अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। आई रियली लव यू। मुझसे शादी करोगी? अने अपने सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट के साथ उससे पूछ रहा था। अने, प्लीज़, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड।
तो प्लीज़ अब कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, नैना ने उससे कहा। उसकी आंखों में परेशानी भरी हुई थी। तुम इंगेज्ड हो? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और प्लीज़। तभी किसी के आने की आहट हुई और वह तेजी से वहां से चली गई। अने को तो जैसे किसी ने जलते तवे पर रख दिया था। उसके होशो हवास काबू में नहीं आ रहे थे। वह एंगेज्ड होगी ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। वह ब्लैक हो गया था। अब वहां एक पल भी उससे रुका नहीं गया था। कॉलेज खुल चुके थे। उसका और नैना का आमना सामना भी कई बार हुआ था। उसे देखते ही दिल में फिर एक खूबसूरत सा एहसास जागने लगा था, लेकिन वह हद से ज़्यादा सावधान थी। उसकी यह हालत असद और अजीज से छुपी नहीं थी। वो दोनों समझ गए थे कि वह नैना के एक तरफा इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। बस उन्हें अभी नैना के इनकार का कारण नहीं पता चल पाया था। वो दोनों अने और नैना को एक दूसरे से मिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अने का खोया खोया और खुद से बेपरवाह रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था। इतने सालों की दोस्ती में उसका यह रूप वे पहली बार देख रहे थे। वह एक जिंदा दिल, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट लड़का था। उसके लिए लड़कियां दीवानी थी, लेकिन अब वह खुद से लापरवाह हो रहा था। कॉलेज आने का मन होता कभी तो आ जाता, वरना नहीं। उसे घर वालों के समझाने से भी समझ नहीं आया था। नैना, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? प्लीज़, इट्स समथिंग सीरियस। असद ने लाइब्रेरी में उसके सामने बैठते हुए धीरे से पूछा। जी कहिए। यहाँ नहीं, प्लीज़ 2 मिनट के लिए बाहर, प्लीज़। उनके कहने पर वह उठकर बाहर आ गई। नैना, मुझे अने के बारे में बात करनी है, लेकिन मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। 1 मिनट नैना, अने की वकालत करने नहीं आया हूँ मैं, आपसे उसके लिए हेल्प मांगने आया हूँ। मानता हूँ कि आप अपने डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही एक बार मदद कर दीजिए। उसकी बात पर वह ठिठक कर रुक गई और सवालिया नज़रों से उसे देखा। अने ना तो रेगुलर कॉलेज ही आ रहा है और ना ही स्टडी कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहा है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद वह समझ जाए। प्लीज़, उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट थी। लेकिन मैं क्या समझा सकती हूँ उन्हें? वो खुद ही बहुत समझदार हैं, और फिर आप लोग उनके घर वाले और नताशा हैं उन्हें समझाने के लिए। मेरे समझाने से वो क्या समझने लगे भला? उसने धीरे से कहा। आप इतनी नासमझ तो नहीं हैं कि ये ना समझ सके। बस इतना कहना चाहूँगा कि मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता। ये तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भी उसे चाहें, मगर कम से कम आप उसकी मोहब्बत को उसका गुनाह तो ना बनाएं। बाकी आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें, उसने संजीदा लहजे में कहा और पलट गया। पीछे खड़ी नैना ने अपने दिल में कुछ पिघलता हुआ सा महसूस किया था। कॉलेज फेस्ट का दिन था, शाम का वक्त था। उसे आज वो दोनों ज़बरदस्ती लेकर आए थे। सब लोग मस्ती में थे। वह एक तरफ बैठा हुआ कोक के सिप ले रहा था। कॉलेज आकर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र नैना के ऊपर ही रहती थी। वह एक लड़की के साथ खड़ी थी। आज उसने ब्लैक स्टाइलिश चूड़ीदार पहना हुआ था। बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी। आंखों में काजल और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। वह बहुत अलग और सोबर लग रही थी। तभी उसकी नज़रें भी अने पर गई थी। वह और दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा बेहतर लग रहा था। असद की उस दिन की बातों ने उसके अंदर कुछ पिघला दिया था। वह अने के पास गई थी। आप क्या चाहते हैं आखिर? मुझे ही नहीं, सबको ये लगता है कि आप मेरी वजह से कॉलेज नहीं आ रहे हैं, स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सब करके आप मुझे मेरी ही नज़रों में दोषी बना रहे हैं अने। प्लीज़ आप नॉर्मल हो जाइए, जिससे मैं भी नॉर्मल हो सकूं। अब जाने ये उसकी बात का असर था या कुछ और कि वह उस दिन से रेगुलर आ रहा था। वह उसकी नज़रों को महसूस करती थी खुद पर, मगर कभी उसकी तरफ देखती नहीं थी। तभी नताशा उसके पास आई थी। वह चौंक पड़ा था। नताशा तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। वह उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी। उसे वह अच्छी तरह जानता था। काफ़ी टाइम से वह अने के पीछे पड़ी थी और वह उससे बचता रहता था। उसने फिर से नताशा पर कंसंट्रेट किया था। उसने अपने हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसकी ओर बढ़ाया, जिसे नैना ने लेकर पी लिया था। उसे कुछ ठीक नहीं लगा था।
वह तो यूं भी उस पर से नजरें नहीं हटा पाता था और अब तो